हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकार और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म क्या है इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं, ये क्या है। तो प्लांट किंगडम में हम 5 क्लास पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे पहला है थैलोफाइटा यानी कि अलगी, और दूसरा है ब्रायोफाइटा, उसके बाद है टेरिडोफाइटा, देन है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं हम। हालांकि ये स्पर्मेटोफाइटा का है। जैसे कि 5 टोटल क्लास कितना होता है, सबसे पहले थैलोफाइटा जिसमें अलगी होता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मेटोफाइटा, ये होता है 4 क्लास। लेकिन ये जो चौथा वाला लास्ट वाला क्लास है जिसका नेम क्या है, स्पर्मेटोफाइट। तो मान लीजिए जैसे किसी एक क्लास में 2 सेक्शन होता है, जस्ट वैसे ही स्पर्मेटोफाइट लास्ट जो क्लास है स्पर्मेटोफाइट, उसका एक सेक्शन ए है एक बी है। अब इसका सेक्शन का नाम ए एंड बी नहीं है, इस ए मतलब पहला वाला पार्ट का नाम है जिम्नोस्पर्म एंड सेकेंड वाला का है एंजियोस्पर्म। तो जब स्टेप्स को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि जो पहला इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, इक्वेटिक फुल इक्वेटिक अलगी, देन फिर आ रहा है ब्रायोफाइटा जो कि इक्वेटिक से क्या हुआ, एम्फीबिया जिसको बोला जाता है प्लांट किंगडम का, मतलब वो धीरे धीरे वो लैंड में आना स्टार्ट हुआ। देन हम क्या देखते हैं कि टेरिडोफाइटा को रेप्टाइल्स बोला जाता है प्लांट किंगडम का। तो मतलब थर्ड क्लास में क्या है, टेरिडोफाइटा यानी कि रेप्टाइल्स जिसको बोला गया। अब क्या आएगा एनिमल किंगडम, हम क्या देखते हैं सबसे पहले कि इक्वेटिक, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल्स, देन एप्स। मतलब अब ये लास्ट स्टेज हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन का। मतलब प्लांट किंगडम में जो हम अपने आसपास प्लांट देख रहे हैं, या फिर जो प्लांट का जो मेन हम लोग जिस रूप में हम लोग प्लांट को जानते हैं वो रूप यहाँ से अब लास्ट स्टेप है। मान लीजिए हमको कहीं अपने घर जाना है, आपको पूरा रास्ता पता है कि पहले बस में चढ़ना है, फिर ट्रेन में, फिर कार में, फिर ऑटो में। अगर आपको ऐसे चढ़ना है तो आप सोच लीजिए कि हम लास्ट वाले जगह पर हैं, आप बस अपने घर पहुंचने ही वाले हैं। यानी मंजिल कहाँ है हम लोग का, ये जो प्लांट किंगडम का मंजिल वो है एंजियोस्पर्म, जो कि हम अपने आसपास प्लांट देख रहे हैं। हम उसके वहां तक पहुंचना चाह रहे थे कि अलगी से लेकर यहाँ तक पढ़ने का मेन मकसद ये था कि हम लोग जान पाए कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, उसका क्या क्या डिटेल था। तो हम लोग पूरा तो पढ़ चुके हैं, अब हम लोग लास्ट स्टेज में हैं जहाँ हम लोग को अब जिम्नोस्पर्म जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे प्लांट जो हम आसपास दिख रहा है अब ये उस शेप में आ चुका है। ये प्लांट अब हम जो देख रहे हैं वैसे ही प्लांट ये है जिम्नोस्पर्म। तो हम देख लेते हैं, तो फिर कुछ तो 2 सेक्शन में क्यों बांटा गया। आखिर एक क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो जाता है, या फिर उसका कैटेगरी कोई उसके लैंग्वेज बेसिस पर या किसी बेसिस पर डिवाइडेड होता है, तभी सेक्शन बनाया जाता है। तो फिर ये स्पर्मेटोफाइटा को, जैसे कि शुरू से हम लोग पढ़ रहे थे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को एक ही क्लास में पढ़ा गया, उसमें कोई सेक्शन नहीं बांटा गया, तो फिर इसमें ही क्यों बांटा गया है। इसमें स्पर्मेटोफाइटा को 2 ग्रुप में इसलिए बांटा गया है, एक को एंजियोस्पर्म एंड एक को इसमें जिम्नोस्पर्म, एक को एंजियोस्पर्म। मतलब क्या है, ये प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम को 4 भाग में 4 क्लास है ये, ठीक है। सबसे पहला है थैलोफाइटा, फिर है ब्रायोफाइटा, फिर है टेरिडोफाइटा, फिर है स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, ये 2 ग्रुप में बटा है, एक बटा जिम्नो में, एक बटा एंजियो में। ठीक है, अब कम से कम इतना दिमाग में माइंड मैप तो बन गया कि ये जिम्नोस्पर्म जो है वो आया कहाँ से है। अब हम देख लेते हैं इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको 2 ग्रुप में क्यों बांटा गया स्पर्मेटोफाइटा को। बांटा जनरली इसलिए गया, दिखता दोनों ही प्लांट सेम है, मतलब स्पर्मेटोफाइटा का प्लांट का जो ग्रुप है वो सब में सेम ही दिखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि चूंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि फ्रूट नहीं होते, बस डायरेक्ट उसका नेकेड सीड होते हैं, मतलब बिना कवरिंग वाले सीड होते हैं जो कि ग्रो करके न्यू प्लांट बना देते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं स्पर्मेटोफाइटा के अंदर, इस ग्रुप के अंदर, जो कि फ्रूट वाले सीड होते हैं, मतलब फ्रूट विथ सीड होते हैं एंड सीड विदाउट फ्रूट होते हैं। कुछ में क्या होते हैं, सीड विथ फ्रूट।
तो ये इन दोनों के लिए इसको डिवाइड किया गया है। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ सीड होता है, और एंजियोस्पर्म में सीड के साथ फ्रूट भी होता है, इसीलिए इसको डिवाइड किया गया। वरना दोनों देखने में बॉडीज का जो है डिफरेंशिएटेड बॉडी वो सेम ही होता है लगभग। हालांकि अब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का लीफ एकदम बराबर बराबर नहीं, मतलब डिफरेंशिएटेड, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांच ये डिफरेंशिएटेड है, वैसे ही जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में ही एक ही जैसा है डिफरेंशिएटेड बॉडी। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एकदम सेम टू सेम, जैसे मैंगो का लीफ दिख रहा है आपको, क्या लीची का वैसे ही लीफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, जबकि दोनों एक ही एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है। वैसे भले ही उसका लीफ का स्ट्रक्चर अलग हो, लेकिन क्या जनरल तो वही फंक्शन है कि उसमें रूट पाया जाता है, लीफ पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, दोनों में पाया जाता है, तो उस टाइप से दोनों सेम है। लेकिन इसमें तो कि सीड, इसमें सीड है लेकिन फ्रूट नहीं है, इसीलिए इसको जिम्नोस्पर्म में रखा गया। जो प्लांट में सीड है लेकिन फ्रूट नहीं है, जिसमें फ्रूट एंड सीड दोनों होते हैं, उसको एंजियोस्पर्म में रखा गया। अब हम इसमें आते हैं जिम्नोस्पर्म में कि जिम्नोस्पर्म का जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे पहले जिम्नोस्पर्म में हम देखते हैं कि जिम्नो एंड स्पर्मा, जिम्नोस एंड स्पर्मा, ये दोनों वर्ड से मिलकर जिम्नोस्पर्म बना है, जिसमें जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, मतलब नेकेड मतलब कोई चीज से कवरिंग ना हो, खुला हुआ, और स्पर्मा मतलब सीड। जिम्नोस, इसके नेम में ही अगर आप तोड़ के देखें तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जिम्नोस मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड, मतलब नेकेड सीड, बिना कवरिंग वाले सीड। तो सीड विदाउट फ्रूट, जिस फ्रूट के अगर कोई सीड आप देख रहे हैं तो क्या है, वो फ्रूट के अंदर पाया जाता है सीड, तो मतलब वो फ्रूट क्या है, कवरिंग का काम कर रहा है, सीड को कवर करने का काम वो फ्रूट कर रहा है। तो चूंकि इसमें फ्रूट नहीं है इसीलिए तो ये सिर्फ सीड है, अगर फ्रूट रहता तो फिर उसको कवर कर लेता। चूंकि इसमें फ्रूट नहीं होता इसलिए सीड विदाउट फ्रूट, और इसी रीजन से नेकेड सीड पाया जाता है इसमें। जिम्नोस्पर्म साइज, जिम्नोस्पर्म का साइज कैसा कैसा होता है, मतलब बॉडी शेप इसका कैसा होता है? क्या ये सारे के सारे लार्ज होते हैं, ये सारे के सारे बहुत छोटे होते हैं? नहीं, इसमें हर तरह का, जैसे कि आप नॉर्मली प्लांट को देखते हैं तो क्या अपने आसपास जो प्लांट आप देख रहे हैं जिसमें फ्रूट होता है, तो फ्रूट क्या सारे के सारे बड़े पेड़ पे ही होते हैं? कुछ फ्रूट जो है वो छोटे प्लांट में भी तो होते ही हैं। तो अगर एंजियोस्पर्म में यानी कि फ्रूट जो होते हैं वो बड़े एंड छोटे दोनों प्लांट में हो रहे हैं, और अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये दोनों ग्रुप में प्लांट का स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शन सेम ही है, सिवाय फ्रूट और सीड वाले इसमें सब्जेक्ट में, मतलब उसके केस में, फ्रूट एंड सीड के केस के अलावा बाकी दोनों सेम ही है। तो फिर जैसे फ्रूट वाले प्लांट छोटे बड़े हो सकते हैं तो ये भी तो हो सकते हैं। तो जिम्नोस्पर्म का साइज कैसे होता है कि श्रब्स, झाड़ी नुमा भी हो सकता है, मीडियम साइज का भी हो सकता है, मतलब छोटा भी, इतना छोटा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, बहुत बहुत लंबा भी हो सकता है। जैसे सबसे लार्जेस्ट ट्री बोला जाता है सेक्वा का, सेक्वा बोला जाता है जिसको, ये क्या है, ये शायद आप देखे होंगे, ये बहुत जगह देखा जाता है, ये बहुत ज्यादा इनमें पाया जाता है, ऐसा नहीं कि रेयर एरियाज में पाया जाता है, कॉमनली पाया जाता है, ये देखने के लिए मिल जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रेयर है। तो ये प्लांट सबसे लार्जेस्ट है, तो इससे तो पता चल रहा है कि इसका साइज बहुत 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 लार्ज तक भी हो सकता है। लेकिन लार्ज होने का मतलब ये नहीं कि ये फिर छोटे नहीं होंगे, छोटे भी उतने ही पाए जाते हैं जितने की बड़े पाए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, क्या है डिफरेंशिएटेड बॉडी, मतलब बॉडी क्या होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। अब तक हम देख रहे थे अलगी में, ब्रायोफाइटा में, उसमें क्या देख रहे थे, अलगी में सबसे ये था सिंपल, या फिर सिंपल जो ये डिफरेंशिएटेड बॉडी है, मतलब कैसा भी शेप का, गोला जैसा, थैले जैसा, थायराइड बॉडी। ब्रायोफाइटा में देखे बस थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ, उसका भी हम पार्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे कि ये उसका लीफ है, ये उसका रूट है, नहीं डेवलप हुआ था। टेरिडोफाइटा में भी लीफ डेवलप हुआ था, स्टेम डेवलप हुआ था, लेकिन ये वो स्टेम कैसा था, वो स्टेम ऐसे नहीं था, ऐसे खड़ा नहीं था, वो लेटा हुआ था मिट्टी पर, और उसका उस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं था जैसा कि एक प्लांट का होता है। तो लगभग तो वो आया था लेकिन कंप्लीटली उसमें भी डेवलप नहीं हुआ था। तो जब हम स्पर्मेटोफाइटा की ये जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में आते हैं, दोनों के दोनों ही ग्रुप में जो प्लांट है वो फुली डिफरेंशिएटेड होते हैं, जैसे हम आसपास देखते हैं, यानी कि रूट होंगे, उसमें लीफ होंगे, ब्रांच होंगे, सब होंगे।
मतलब तो ये फुल डिफरेंशिएटेड बॉडी पाया जाता है इसमें रूट, स्टेम, ब्रांच, लीव्स। एसोसिएशन, एसोसिएशन अब किसको बोला जाता है? एसोसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट है एसोसिएशन। इसका पॉइंट ये है कि मिलजुल कर ग्रुपिंग में काम करना। जैसे कोई प्रोजेक्ट आपके स्कूल में मिलता है और आप मिलजुल कर एक ग्रुपिंग में काम करते हैं कि जैसे 10 ग्रुप बनाए या 5 ग्रुप बनाए, वो मिलकर आप ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप ABCDE ऐसा नाम रख के। तो वो जो ग्रुपिंग में काम करना है तो उस ग्रुप के हर एक मेंबर जो भी उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहा है, मतलब जो भी काम कर रहा है वो, तो हर एक का काम, हर एक के नंबर मार्क्स में जुड़ाएगा वो। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, मान लीजिए आप दूसरे से अच्छा भी कर रहे हैं अपने ग्रुप में, तो भी तो मार्क्स सबको बराबर मिल रहा है। अगर वो काम कर रहा है तो उसका भी मार्क्स आपको मिल रहा है। मतलब मिलजुल कर काम करना और उससे फायदा जो है दोनों को, यानी सबको होना, उस ग्रुप के हर एक मेंबर को फायदा होना, वो होता है एसोसिएशन। अगर आप 2 फ्रेंड मिलकर कोई काम कर रहे हैं और उससे दोनों को फायदा हो रहा है तो वो होता है एसोसिएशन। मतलब कोई काम मिलजुल के करना और फिर दोनों को उससे फायदा होना। तो ये एसोसिएशन जिम्नोस्पर्म जो है उसका एसोसिएशन किसके साथ होता है? जब जिम्नोस्पर्म जो है वो फंगी के साथ जब एसोसिएट करता है अपने लाइफ में, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं माइकोराइजा। जैसे किसी ग्रुप का नाम दे दिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है, उस ग्रुप का नाम जैसे A, B या फिर रेड ग्रुप, येलो ग्रुप, ऐसा हो सकता है। उसी टाइप से जो एसोसिएशन फंगी के साथ करता है उसका नाम है माइकोराइजा। एंड सेकेंड, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंड नहीं तो कैरोलॉइड रूट जो है, कैरोलॉइड रूट किसको बोला जाता है? जब आप सुने होंगे कि दाल के प्लांट के बारे में कि उसमें गांठ-नुमा संरचना होता है, कुछ उसके रूट होता है उसमें गांठ, जैसे कि ये मान लीजिए रूट है, इसमें कुछ ऐसे नोट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बहुत सारे। तो इसमें क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो इसी टाइप से चूंकि ये केस है दाल के, इसमें रूट में ऐसा पाया जाता है, लेकिन किसी जिम्नोस्पर्म के प्लांट के रूट में इसी टाइप का नोड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, जो कि सॉइल को क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन से उसका जो शक्ति है, उर्वरक शक्ति, उसको बढ़ाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करने वाला जिम्नोस्पर्म का जो रूट है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कैरोलॉइड रूट। मतलब कैरोलॉइड रूट किसको बोला जाता है? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? नोडेड लाइक होता है। ठीक है। लीव्स अब देखते हैं। लीव्स आर एडेप्टेड फॉर विंड, ह्यूमिड एंड टेम्परेचर। अब कोई भी पार्क में या फिर कोई भी सजावटी जगह पर, मान लीजिए कोई गार्डन है या कहीं है, वो हर जगह फ्रूट का नहीं लगाया जाता प्लांट। अक्सर जगह में जो बड़े ये फ्रूट के प्लांट होते हैं उसको नहीं लगाया जाता, लगाया उसको जाता है जिसका लीफ बहुत खूबसूरत हो, जिसका ब्रांच का अरेंजमेंट बहुत खूबसूरत हो, चाहे वो उसमें फूल भी ना आए, चाहे उसमें फ्रूट भी ना आए, लेकिन फिर भी उसको लगाया जाता है। जैसे क्रिसमस ट्री ही देख लीजिए, क्या उसमें फूल होता है, फल होता है? नहीं होता है, लेकिन उसके लीफ का स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत है कि उसको हर कोई लगाना पसंद करता है। तो उसी टाइप से ये जो ज्यादातर सजावटी जो पौधे होते हैं वो जिम्नोस्पर्म के अंडर आते हैं। जो जनरली जो प्लांट दिख रहे हैं, जो प्लांट की तरह दिख रहे हैं, लेकिन जिसमें फूल एंड फल दोनों नहीं होता है, और लेकिन उसका लीफ का जो खूबसूरती है वो बहुत ज्यादा है, तो वो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो क्या हुआ? जिम्नोस्पर्म का हो सकता है, जिम्नोस्पर्म ग्रुप का। तो ज्यादातर सजावटी प्लांट जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है, बोलने का यही सेंस था। तो इसका लीफ का क्या कनेक्शन है? लीफ का कनेक्शन ये है कि उसका लीफ का जो ये बना खूबसूरती, जो स्ट्रक्चर अलग अलग बना, वो क्यों बना? नेचर आखिर किसी को कुछ दिया है, कुछ स्ट्रक्चर उसका खास दिया है दूसरे से, तो कुछ तो वजह होगा। बेवजह नेचर जो है वो क्रिएशन नहीं करता है। वो अगर उसको लीफ का स्ट्रक्चर दिया है तो इसीलिए दिया है ताकि वो जब वो रेगिस्तान में, मान लीजिए वो रेगिस्तान में उगने वाला जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म सिर्फ छाया में पाया जाएगा ऐसा नहीं है, हर जगह पाया जाता है जिम्नोस्पर्म। कुछ जिम्नोस्पर्म रेगिस्तान वाले एरिया में भी पाए जाते हैं, कुछ जो है वो दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मतलब ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के।
सेम हर जगह नहीं पाया जाएगा सेम प्लांट। जैसे मैंगो का ट्री अगर यहाँ पाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि केरल में जो है वह नारियल का पेड़ ज़्यादा मिलता है, लेकिन अब यही आ जाइए बंगाल में, झारखंड में, ये सब में क्या होता है कि मैंगो का ट्री ज़्यादा पाया जाता है। तो हर जगह का अलग अलग एरियाज में जैसे अलग अलग ट्रीज फेमस होते हैं। क्यों? क्योंकि फेमस होने का मतलब ये थोड़े वो पॉपुलर हो गया, बहुत अच्छा काम किया, नहीं, वहाँ वो प्लांट उगता ज़्यादा है, वहाँ उसका जो एनवायरनमेंट है उसको उसमें वो ज़्यादा सूट हो रहा है प्लांट में। तो उसी टाइप से जो ये प्लांट है जिम्नोस्पर्म का, वो अगर मान लीजिए रेगिस्तान में है तो वो क्या होगा, उसको कम से कम पानी चाहिए, वहाँ हालांकि मिलता ही नहीं, वो क्या कर सकता है, कम से कम पानी जैसे अब्जॉर्ब हो, कम से कम पानी में वो सरवाइव कर पाए, उस टाइप से उसका लीफ का स्ट्रक्चर होता है, वो धागे नुमा होता है, ताकि कम से कम वाटर में उसका काम चल जाए। और फिर अगर मान लीजिए रेतीली बहुत तूफान वाली जगह में है, तो तूफान वाला अगर जगह में तो उसका लीफ उस टाइप का स्ट्रक्चर बना होगा जिससे कि तूफान जो है उससे प्लांट से गुजरते हुए जब जाए तो उससे बहुत ज़्यादा धक्का ना लगे कि प्लांट गिर जाए। इस टाइप का स्ट्रक्चर उसमें होता है कि हवा आर पार हो जाए, जैसे पोस्टर में कटिंग लगाया जाता है बीच बीच में, ताकि क्या हो जाए, हवा जो है वो इस पार से उस पार हो जाए और पोस्टर जो है फटे ना। उस टाइप से नेचर उसको बना ही दिया उसके लीफ को ऐसे कि हवा जो है इस पार से उस पार हो जाता है, और वो क्या होता है, नहीं उसको कुछ होता है, वो इजीली हो जाता है। क्योंकि देखिए अगर ये ब्रांच है और इस टाइप से लीफ लटक रहा है और इधर से हवा जा रहा है, क्या होगा, अगर धागा लटका हुआ रहेगा ऐसे, हवा जाएगा तो वो धीरे धीरे लहराता हुआ फिर आ जाएगा। मान लीजिए इसी जगह अगर कोई इस टाइप का बड़ा बड़ा बनाना के लीफ के जैसा हो, तो क्या वो प्लांट वहाँ टिक पाएगा जहाँ तूफान चलता है। तो इसी टाइप से जिम्नोस्पर्म का जो है, जिम्नोस्पर्म का प्लांट हर जगह के हिसाब से, जहाँ टेम्परेचर अधिक है, जहाँ ये पानी ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करने वाले के हिसाब से स्ट्रक्चर लीफ का बना होता है। इसी तरह हर चीज़ को सहने की शक्ति के हिसाब से नेचर जो है इसको अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर के साथ इसके लीफ को डिज़ाइन किया है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि लीफ आर एडेप्टेड फॉर विंड, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, मतलब ये हर चीज़ के लिए एडजस्ट कर सकता है, लेकिन वो अलग अलग स्पीसीज। अब ये नहीं बोल सकते कि एक ही स्पीसीज जो है वो हर जगह सर्वाइव कर जाएगा, नहीं, हर एक स्पीसीज अलग अलग होता है जो कि एक एक जगह पर ये सर्वाइव करता है। वेल डेवलप्ड जाइलम एंड फ्लोएम और वस्कुलर टिश्यू, मतलब कि स्टेम। अब जाइलम एंड फ्लोएम अगर नहीं पता तो बता देते हैं कि जाइलम क्या होता है। जाइलम होता है कि रूट के द्वारा सॉइल से जो है पानी और भी जो न्यूट्रिशन है उसको अब्जॉर्ब करना, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड बनाता है उस वाटर को लेकर, जाइलम के द्वारा जो वाटर लिया प्लांट, उसको फोटोसिंथेसिस करके जो फूड बना, उस फूड को फ्लोएम के द्वारा पूरे बॉडी में फिर पहुंचाया जाता है। तो जाइलम का काम होता है लाने का, फ्लोएम का काम होता है फूड को पहुंचाने का। तो जाइलम एंड फ्लोएम इसके स्टेम में वेल डेवलप्ड होते हैं, मतलब अच्छे से होते हैं, प्रॉपरली होते हैं, फुल मैच्योर्ड होते हैं। और वस्कुलर टिश्यू, उसी को वस्कुलर टिश्यू बोला जाता है। जाइलम एंड फ्लोएम वेल डेवलप होते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वस्कुलर टिश्यू इसमें वेल डेवलप्ड होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोफोरस। अब ये जिम्नोस्पर्म का हेटेरोफोरस का क्या चक्कर है वो हम देखेंगे जब रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल साइकिल पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। हेटेरोस्पोरस का मतलब अभी बस इतना समझ लीजिए कि अलग अलग टाइप के स्पोर्स, कुछ हो सकते हैं लार्ज स्पोर्स, कुछ हो सकते हैं कि स्मॉल, कुछ फ्लैजिलेटेड, कुछ नॉन फ्लैजिलेटेड, कुछ जैकेटेड, कुछ नॉन जैकेटेड। अब स्पोर्स क्या है, अगर ये नहीं पता स्पोर्स क्या है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आगे शुरू से यही पढ़ा रहे हैं स्पोर्स क्या है। स्पोर्स एक सीड बनने से पहले का चीज है, जैसे कि बंदर को क्या बोला जाता है, ह्यूमन बनने से पहले का चीज जीव, जाके बंदर के बाद जाके बना ये इंसान, उसी टाइप से स्पोर्स के बाद बना डेवलप होके सीड। तो ये क्या है, स्पोर्स। हालांकि इस पे सीड बन चुका है, लेकिन वो कैसे कैसे बना वो तो साइकिल में देखेंगे ही। तो इस पॉइंट को अभी पेंडिंग में रखते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट देख लेते हैं ताकि रिप्रोडक्शन के बाद फिर ये सब ना आए। रिप्रोडक्शन देखेंगे एंड देन ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में है सबसे पहला पेपर। पाइनस इसका एक अच्छा एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म का। पाइनस ये जो है एक ऐसा प्लांट है जिसका हर एक चीज इंपॉर्टेंट होता है, हर एक चीज यूजफुल होता है।
इसका पेपर में यूज होता है, पेपर बनाने में पाइनस का यूज होता है। एडिबल सीड, एडिबल सीड बहुत सारा आप सुने होंगे कि बहुत सारा प्लांट का जो सीड होता है उसको कुछ मॉइस्चराइजर बनाने में या फिर कोई और क्रीम बनाने में, ये सब बनाने में यूज किया जाता है, यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। कुछ सीड जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, मतलब सीड के ऑयल, जैसे आप सनफ्लावर के जो है, सनफ्लावर ऑयल क्या होता है, सनफ्लावर के सीड से ही तो वो ऑयल बनता है। हालांकि सनफ्लावर जो है वो जिम्नोस्पर्म नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा तो है कि सीड से जैसे ऑयल बन रहा है, इसमें भी कुछ ऐसे सीड होते हैं जो कि जिससे एडिबल सीड होते हैं, जिससे ऑयल निकाल के एज अ फूड यूज किया जाता है, मेडिसिन यूज किया जाता है। एंड ऐसे भी इसके कुछ सीड्स तो ऐसे भी होते हैं जो कि पॉपकॉर्न की तरह उसको ऐसे ही फ्राई करके खा लिया जाता है। फिर एज अ मेडिसिन भी यूज किया जाता है जिम्नोस्पर्म के प्लांट को, इसके रूट, लीफ, स्टेम, हर चीज को मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। एंटी कैंसर, कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए भी जिम्नोस्पर्म जो है वो यूजफुल है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन में। इस टॉपिक का जो है लास्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल में कैसा होगा, स्पोर्स जो है वो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके अंदर बहुत सारा स्पोर्स जो वो यानी कि सीड, स्पोर्स जो है आप डेवलप होकर सीड बनेंगे, फिर वो एक टाइम के बाद फटेगा एंड देन रिलीज होगा, वो नीचे गिरेगा और वो सीड ग्रो होके नया प्लांट बना देगा। ये होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल में इसमें मेन पॉइंट है सेक्सुअल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन उसमें, उसको अच्छे से समझ लेने से इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं समझने रहे, मतलब जितना भी वो कवर हो चुका है। तो अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये है जिम्नोस्पर्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लाइफ साइकिल। जनरली यही एक इसका लाइफ साइकिल है जिसको समझने की जरूरत है कि इसमें क्या होता है। जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट है ये है पाइनस का प्लांट का डायग्राम, लगभग सेम टू सेम तो नहीं हो सकता है। तो ये है पाइनस के प्लांट का एक डायग्राम। इसमें जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल जो होता है स्पोरोगैमेट, जैसे कि ह्यूमन में हम देखते हैं क्या, मेल आदमी जो है वो स्पर्म रिलीज करता है, तो मेल को क्या बोलेंगे उस आदमी को, गैमेटोफाइट, और वो जो स्पर्म रिलीज करता है उसको क्या बोलेंगे, गैमेट। जैसे एक फीमेल ओवा रिलीज करती है तो उस फीमेल को गैमेटोफाइट बोलेंगे और उस ओवा को गैमेट बोलेंगे। तो गैमेटोफाइट एंड गैमेट क्लियर हो गया कि ये क्या होता है। रिलीज करने वाला जो पर्सन होता है वो होता है गैमेटोफाइट, और जो रिलीज कर रहा है उसको बोलते हैं गैमेट। जो स्पर्म एंड ओवा रिलीज हो रहा है वो क्या होता है, गैमेट। लेकिन प्लांट के केस में और खासकर इस जिम्नोस्पर्म के केस में देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म या प्लांट के केस में वो जो मेल का जो गैमेट होता है उसको बोलते हैं एंथ्रीडियम, यानी कि स्पर्म जो रिलीज हो रहा था उस जगह पर प्लांट के केस में हम यूज करेंगे एंथ्रीडियम, एंड फीमेल के केस में हम यूज करेंगे क्या, आर्किगोनियम। यानी ओवा के जगह प्लांट के केस में क्या यूज होगा, आर्किगोनियम। मेल का गैमेट एंथ्रीडियम एंड फीमेल का आर्किगोनियम। और इसमें एक और इसके प्लांट में क्या होता है, खास जो चीज होता है वो होता है कि मेल एंड फीमेल जैसे ह्यूमन में अलग अलग होता है वैसे ही गैमेटोफाइट अलग अलग होता है, वैसे ही एक ही प्लांट में, एक ही गैमेटोफाइट के प्लांट में मेल एंड फीमेल जो है वो अलग अलग कोन में, कोन जैसा स्ट्रक्चर, ऐसे कोन जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। और एक मेल कोन होता है एंड एक फीमेल कोन होता है, मतलब एक कोन जो है वो मेल गैमेट रिलीज करेगा, दूसरा जो है फीमेल गैमेट रिलीज करेगा, लेकिन ये रहता है एक ही प्लांट में है। तो इस एक ही ब्रांच को लेते हैं जिसमें मान लीजिए ये मेल गैमेटोफाइट है, यानी कि मेल कोन, एंड ये क्या है, ये है फीमेल कोन। ये मेल कोन है एंड ये फीमेल कोन है जिसको ओव्यूलेटेड कोन भी बोला जाता है। फीमेल कोन को, मेल कोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है जैसे कि अंगूर का कुछ गुच्छा, एक कोन जैसा स्ट्रक्चर, इस टाइप के स्ट्रक्चर में बना हुआ। और ये फीमेल का जो कोन होता है वो थोड़ा सा राउंडेड होता है, हालांकि वो भी कोन ही होता है लेकिन थोड़ा सा मेल के तुलना में वो क्या होता है, राउंडेड शेप का होता है। और इसमें जो होता है ये होता है कि बलून जैसा, मतलब ग्रेप्स के जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। इसका जो बहुत सारा ग्रेप्स होता है उसका एक जो कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है वो होता है मेल का। तो ये एक
ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर में बना होता है। इसका एक सिंगल यूनिट मतलब एक ठो, अगर ये वाला देखे एक सिंगल पीस, तो वो क्या है, एक ग्रेप्स जैसे स्ट्रक्चर का है। लेकिन इसका अगर एक सिंगल पीस देखे तो ये किस चीज का बना था, यानी कि जो फीमेल कोन है उसका यूनिट क्या है, तो उसका यूनिट कोन जैसा है, इस टाइप का स्ट्रक्चर से बना होता है, इस टाइप का, या फिर बोले कि इस टाइप का, ठीक है, जो यहाँ बना हुआ है कोन जैसा स्ट्रक्चर। फीमेल का तो ऐसे होता है, लेकिन मेल का कैसे होता है, इस टाइप का होता है, इस टाइप का, मतलब ये ऐसे है, ऐसा नहीं कि ये ऐसा नहीं है, दोनों लेटा हुआ फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो अब मेल से कैसे ये रिलीज होता है, जैसे कि ह्यूमन में स्पर्म रिलीज होता है, इसमें जो है गेमेट इसका यानी कि एंथीरियम कैसे रिलीज होता है वो देखते हैं। इसका जैसे एक सिंगल ग्रेप्स लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, इसका सिंगल स्ट्रक्चर एक ग्रेप्स को हम ले रहे हैं यहाँ, ये वाला, तो ये जो एक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर मान लीजिए, इसको क्या बोलेंगे, वन ग्रेप्स सिंगल ग्रेप्स को उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, इसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम। और जैसे एक जो ग्रेप्स है उसके अंदर जूस या पल्प भरा हुआ रहता है, सेम इसी टाइप से इसमें क्या भरा रहता है, स्पोर्स भरा हुआ रहता है। उस स्पोर्स को क्या बोलते हैं, वही स्पोर्स जो मेल गैमेट यानी कि स्पर्म जिसको बोल रहे थे, वो क्या है, एंथ्रीडियम जो है, ये जो कि ये मेल का है ना, तो ये एंथ्रीडियम जो है वो उस ग्रेप्स के अंदर जैसे कि पल्प भरा हुआ रहता है, इसके अंदर भरा रहता है एंथ्रीडियम, ठीक है। उस ग्रेप्स के लाइक जो ये स्ट्रक्चर, इसको क्या बोले, इसको बोले माइक्रोस्पोरेंजियम। एंड इसके अंदर जो भरा हुआ था एंथ्रीडियम वो रिड्यूस होकर क्या बना, पॉलेन, मतलब पॉलेन ग्रेन बनना स्टार्ट होता है जिम्नोस्पर्म ग्रुप से। अब यहाँ से पॉलेन ग्रेन बनना स्टार्ट हो चुका है, रिड्यूस होकर ये एंथ्रीडियम जो था, अब जो स्पर्म को एंथ्रीडियम बोल रहे थे, अब एंथ्रीडियम को हम पॉलेन बोलेंगे, रिड्यूस होकर ये पॉलेन बन चुका है। ये हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि यहाँ मियोसिस होता है, मियोसिस होके ये पॉलेन जो है वो हैप्लॉइड निकले। ये सिंगल एक जैसे कि इस ग्रुप से एक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर निकाले थे जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोला गया, इससे पॉलेन बहुत सारा पॉलेन निकला इसके अंदर से फट के, फिर एक पॉलेन ग्रेन को, इस एक पॉलेन ग्रेन का स्ट्रक्चर ये है जिसमें से दो सेल इसके अंदर होता है, एक जनरेटिव सेल एंड एक ट्यूब सेल। ये कैसे होता है, ये डबल फर्टिलाइजेशन जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों कैसे फ्यूज करता है। लेकिन अभी बस इतना देखना है कि ये फ्यूज कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो जो जनरेटिव सेल जो है आते हैं उसमें थोड़ा सा तो टच करके ही जाएंगे उसको भी, पहले यहाँ तक आ जाए फिर फर्टिलाइजेशन करेंगे। ये जो इसको फीमेल कोन है, ये क्या है, ये फीमेल कोन है। फीमेल को जैसे मेल का एक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर निकाल रहे थे एक यूनिट, इसका क्या निकालेंगे, एक कोन निकालेंगे। जैसे इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोला गया, माइक्रो मतलब छोटा, ऐसे भी इसको हम जानते हैं कि छोटा होता है ओव्यूल से, उस बात से भी आप याद रख सकते हैं कि मेल जो होता है, मेल का जो एक यूनिट होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, जबकि फीमेल का मेगा मतलब बड़ा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम इसको बोला गया, इसकी एक यूनिट को, एक कोन को निकाल के। इस जैसे कि इसकी ग्रेप्स के अंदर इसमें से पॉलेन निकला यानी इसके मेल गैमेट निकला एंथ्रीडियम, उसी टाइप से इसके अंदर भी मेगा, इसके अंदर जैसे स्पोर्स भरे हैं उसके अंदर भी भरे हैं, इसमें मेल था एंथ्रीडियम, इसमें आर्किगोनियम भरा हुआ है, इसके अंदर आर्किगोनियम है, ठीक है। और ये आर्किगोनियम ऐसा नहीं है कि दोनों रिलीज हो रहा है, यहाँ से भी आ रहा है एक गैमेट फीमेल गैमेट, ये यहाँ से मान लीजिए एंथ्रीडियम, यहाँ से आर्किगोनियम, और एक बीच में आगे फ्यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है। भले ही हम ऐसा साइकिल बनाए हैं, साइकिल बनाने के लिए तो यही बनाना होगा कि क्या क्या रिलीज हो रहा है, लेकिन ये रिलीज हो रहा है, ये है इसके अंदर, ये रिलीज होकर कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन पॉलन ग्रेन क्या है, इससे निकल रहा है, इससे बाहर निकल रहा है और यहाँ जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है फीमेल कोन के अंदर। मेल कोन से पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन जो है वो निकल के इसके अंदर जा रहा है। इसका पॉलन यानी कि आर्किगोनियम जो रिड्यूस होकर पॉलन बना था, वो पॉलन कहाँ जा रहा है, इसके आर्किगोनियम, इस जगह पर पॉलन आ रहा है, पॉलन जो है इस जगह पर आ रहा है, इसके कोन के, अगर ये कोन एक निकाले हैं यहाँ तो हर एक कोन में ये होगा ना, आर्किगोनियम होगा ना, तो ये एंथ्रीडियम निकल के इसके आर्किगोनियम में यहाँ आता है एंड फर्टिलाइज करता है। इसका जो जेनरेटिव सेल होता है, जेनरेटिव सेल वही सीड बनाता है, तो ये जेनरेटिव सेल फ्यूज करता है इसके सेल से एंड
ये फर्टिलाइजेशन जब फ्यूज हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? फीमेल कोन के अंदर, क्योंकि सीड प्लांट से अलग होकर कहीं और तो नहीं बनता, प्लांट में ही लगा हुआ रहता है। मतलब फीमेल कोन के अंदर ही सीड बनेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो, पॉलन ग्रेन निकल के फीमेल कोन के अंदर जा रहा है, तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट बना, अगर सिंगल एंड मिला, यहाँ क्या हुआ? डबल एंड, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम वाले, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से ये जाइगोट बना, डेवलप होके जाइगोट डेवलप हुआ, एम्ब्रियो बना। और हम जानते हैं कि सीड भी एक फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो ही है, एम्ब्रियो का ही एक फॉर्म है सीड, जो आगे चल के इवोल्यूशन करके बनता है। जैसे कि फर्टिलाइजेशन से जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, उसी टाइप से एम्ब्रियो से फिर सीड का निर्माण होता है। लेकिन यह फ्रूट का निर्माण नहीं होता। क्यों नहीं होता है वो जब हम फर्टिलाइजेशन या फिर एंजियोस्पर्म जब पढ़ेंगे तब बेटर समझ में आएगा। और इसमें ना ही तो उसका नीड भी नहीं है कि यहाँ हम समझे क्यों नहीं होता है। चूंकि यहाँ दो, अगर फिर भी अगर एक शॉर्ट पॉइंट में समझाएं तो चूंकि यहाँ दो है, ट्यूब सेल एंड जनरेटिव सेल। यहाँ जनरेटिव सेल का मेन रोल होता है, जनरेटिव सेल फ्यूज करता है, लेकिन ट्यूब सेल जो होता है वो आगे चल के नष्ट हो जाता है। जबकि फ्रूट बनाने के लिए ट्यूब सेल भी फ्यूज करता है आपस में। तो बस इतना है कि ये जो है जनरेटिव सेल वही फ्यूज करके सीड बना रहा है। तो समझ गए कि मेल कौन से एंथ्रीडियम जो कि इसको पोलन बोलते हैं, फीमेल कौन सा आर्किगोनियम जो कि फीमेल ये है, फीमेल गैमेट है, ये आपस में ये होता है, फ्यूज करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट, एम्ब्रियो एंड देन सीड। और सीड क्या बनाता है? एक नया जिम्नोस्पर्म, एक नया प्लांट। ये इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कंप्लीट हो चुका है। और इसमें और एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है एनसीईआरटी बुक से जिसमें कि छूट गया हो, हर एक पॉइंट कवर हो चुका है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।